हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर और मैं हूं वरुण। हम बात कर रहे हैं इतिहास की। प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं। मुझे लगता है लगभग आखिरी टॉपिक है। क्योंकि हम यहाँ पे पुष्यभूति और वर्धन वंश की बात करने वाले हैं, जिसके बाद लगभग माहौल डवाडोल हो जाता है प्राचीन भारतीय इतिहास का। तो भैया पुष्यभूति और वर्धन वंश आखिरी ऐसा वंश है, मतलब बोल सकते हैं प्राचीन भारत का, जिसने अच्छा खासा शासन कर पाया है। एक प्रकार से उत्तर भारत को इन्होंने अपने काबू में रख पाया। तो चलिए स्टार्ट कर लेते बहुत जल्दी से। देखो क्या है भाई साहब, पूरी कहानी समझ लेना। पहले कहानी ऐसी है कि पूरा ये भारत चल रहा है ना। इस भारत में गुप्त चल रहे थे पहले, है ना। ये वाला पूरा इलाका है। सो गुप्त लोगों ने क्या करके रखा था, ये पूरे इलाके पे शासन करके रखा था, है ना। ये कौन था? पूरा गुप्त साम्राज्य हुआ कर रहा था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, क्योंकि गुप्त साम्राज्य में स्कंदगुप्त आखिरी ऐसा शासक था जो शक्तिशाली था। उसके बाद तो कोई काम करे नहीं। रहे तो बहुत सारे लोग, लेकिन 550 एडी के आसपास सब खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन स्कंदगुप्त के समय, मतलब 487 एडी के आसपास कमजोर होना चालू हो गया था गुप्त साम्राज्य। तो ये सिकुड़ता आगे जाके इधर इतनी सी जगह पे फैल गया। ये जो जगह है, ये आगे जाके यही वाली जो जगह है, क्या हो गया भैया इसको? आवाज नहीं आ रही इसकी? चलो ठीक है, छोड़ो। कहां लगे हो? आवाज आएगी, ठीक है। सो ये वाला जो है, ये क्या कहलाया? ये उत्तरवर्ती गुप्त कहलाते हैं। ये बाद के गुप्त, है ना। ये सिकुड़ के इतनी जगह पे पाटलिपुत्र के आसपास रहेगा। इस जगह पे इनके जो सामंत हुआ कर रहे थे, ये हरियाणा वाले इलाके पे थानेश्वर उसको कहा जा रहा है। याद रखना, क्या नाम है? थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है। सो थानेश्वर में सामंत हुआ कर रहे थे पहले गुप्तों के। कौन? पुष्यभूति। क्या नाम है भैया? पुष्यभूति। ये पुष्यभूति जो थे, ये सामंत हुआ कर रहे थे। याद रखना, किसके सामंत हुआ कर रहे थे? गुप्तों के, है ना। गुप्त साम्राज्य वालों के ये सामंत हुआ करते थे पुष्यभूति। इन्होंने देखा, समय का फायदा उठाया। इनने क्या फायदा उठाया कि गुप्त लोग जो है वो कमजोर होते चले जा रहे हैं। तो इनने थानेश्वर में खुद की स्वतंत्र सत्ता एस्टैब्लिश कर ली। अब चूंकि इसके संस्थापक पुष्यभूति हैं, सो पुष्यभूति के नाम पे इस वंश को हम क्या बोल देते हैं? पुष्यभूति वंश बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भैया? पुष्यभूति। फिर बाद में क्या हुआ कि आगे चल के इसको वर्धन वंश भी कहा जाने लग गया। क्या कहा जाने लग गया? वर्धन वंश। क्योंकि स्वतंत्र सत्ता जो स्टैब्लिश कर पाए थी एक्चुअल संस्थापक, वो प्रभाकर वर्धन होंगे। तो भैया अपन उस पर डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। पुष्यभूति या वर्धन वंश अपने को पढ़ने का है, ठीक है। स्थानीय इनकी जो राजधानी थी शुरुआती, वो थानेश्वर थी। बाकी जब हर्षवर्धन आएंगे तो पूरे इतने ही साम्राज्य को भी जीत लेंगे। दूसरी राजधानी मथुरा भी स्टैब्लिश कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी कहीं से भी? चलो समझ में आ गया ना, रूपरेखा तय हो गई। चलो इसके आसपास देखो भैया, इधर मौखरी वंश हुआ करता था। पिछली वीडियो हमने एक मौखरी वंश पे बना दी है, सो वो याद रखना। आगे चल के वो मौखरी वंश हो गया। इधर आप देखोगे तो इस जगह पे गौड़ वंश चल रहा है। कौन सा वंश चल रहा है? गौड़ वंश चल रहा है। शशांक के शासक है। यहाँ पे भैया कामरूप कहलाता था। ये क्या कहलाता था? कामरूप। असम वाला जो इलाका है, कामरूप पे शासन चल रहा है। सो यहाँ पे भास्कर बर्मन है। कौन है? भास्कर बर्मन। अभी अपन पूरी कहानी डिस्कस करेंगे। यहाँ के राजा, कहाँ के? कामरूप के राजा। गौड़ राजा जो है, ये बंगाल वाला, इसके राजा कौन है? शशांक हुआ कर रहे हैं। शशांक, ठीक है, शशांक। उत्तरवर्ती जो ये गुप्त लोग हैं ना, ये उत्तरवर्ती गुप्त, इनके राजा हैं कौन? देवभूति। क्या नाम है? देवभूति। कोई समस्या परेशानी? यहाँ पे थानेश्वर में अलग ही चीज चल रही है, पुष्यभूति वर्धन वाला, अपन देखेंगे पूरी कहानी। तो ये नाम जरूर याद रख लेना। मौखरी वंश में कौन राजा है? यहाँ पे ग्रह वर्मा होंगे। ग्रह वर्मा। इसके पहले शुरुआत में कौन है? अवंती वर्मा है। ये शक्तिशाली शासक रहे हैं आखिरी, अवंती वर्मा। 600 में एक्सपायर हो जाते हैं, है ना। तो ये पूरा यहाँ पे आस पड़ोस का माहौल चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। क्या है कैसा है उस पर डिस्कस करेंगे। चलो देख लो भैया। हर्षवर्धन से पहले की अपन बात कर रहे हैं। संस्थापक कौन है भैया? पुष्यभूति है। ये दिख रहा है आपको, इसी के कारण पुष्यभूति नाम इसका पड़ जाता है। ऐसा बोलते हैं कि 480 के आसपास, करीब 480-85 के आसपास, ईस्वी के आसपास, है ना। ये जो है ये स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ये स्वतंत्र अपने आप को, सामंत रहते हैं गुप्तों के।
उसी समय कमजोर होना चालू हो गए थे भैया, वो स्कंदगुप्त का समय चल रहा था। ठीक है, सो ये इसीलिए इस वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता। क्यों? क्योंकि संस्थापक कौन है इनके? इनिशियल संस्थापक पुष्यभूति है। इनकी प्रारंभिक राजधानी हरियाणा में थानेसर हुआ करती थी। थानेसर बोलते हैं, थानेश्वर लिखा हुआ है। ठीक है, हर्षचरित जो है बाणभट्ट ने, हर्षचरित्र अभी अपन डिस्कस करेंगे हर्ष जब आएंगे, तो ये रचना करी हुई है बाणभट्ट ने। क्या नाम है इनका? बाणभट्ट, है ना। बाण को भट्ट से मार देते थे, बाणभट्ट है, अच्छे खासे विद्वान है भैया। हर्षचरित में बहुत सारी जानकारी इस वंश की, पुष्यभूति और वर्धन वंश की मिल जाती है, सारी जानकारी मैक्सिमम। कोई प्रारंभिक शासकों की बात करें तो भैया पुष्यभूति के बाद आ गए कौन? नरवर्मन आ गए। कौन आ गए भैया? नरवर्मन आ गए। ये एक मान के चलो आपकी 80 थे, 80 से 480 से 505 तक इनका शासन रहा है। किसका शासन रहा है भैया? पुष्यभूति का। और फिर आए नरवर्मन। नरवर्मन में ऐसे कोई प्रतापी शासक नहीं थे, लेकिन हाँ शासन कर लिया इनने 25 सालों का। नरवर्मन के बाद राज्यवर्धन फर्स्ट कहलाते हैं, ये फर्स्ट है ना, 530 से 555। आदित्य वर्मन आए उसके बाद 555 से 580, यहां से एस्टैब्लिशमेंट होगा। ये एक्चुअल संस्थापक कहलाते हैं। एक्चुअल क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, और वर्धन ने मिलके मौखरियों के साथ क्या करा? गुप्तों को तो पराजित करना चालू कर दिया, तो होड़ लोग भी आ रहे थे, उनको भी पराजित कर दिया था। तो भैया इनका नाम अच्छा खासा हो चुका था। तो प्रभाकर वर्धन से पूरी कहानी होगी स्टार्ट। समझ में आ रही? प्रभाकर वर्धन से पूरी कहानी स्टार्ट होगी। आपको बता देता हूं कैसे क्या स्टार्ट होगी, है ना। तो यहाँ पे मैं एक ऐड कर लेता हूं, और यहाँ पे सफेद कलर ले लेता हूं। मेरे को ये लाल सा कलर थोड़ा चटक लगता है ना। सफेद कलर अपन ले लेते हैं भैया। सफेद कलर मेरे को थोड़ा ठीक लग जाता है, क्योंकि मेरे को समझ में आती है चीजें कि मैं क्या लिख रहा हूँ। लाल वो पिनपिनाता रहता है। तो भैया प्रभाकर वर्धन, है ना, दिख रहा है इधर, प्रभाकर वर्धन ये शासक बनेंगे। प्रभाकर वर्धन शासन करेंगे कब भैया? 580 ईस्वी से 605 ईस्वी। ठीक है, 25 सालों तक ये शासन करेंगे। अब प्रभाकर वर्धन के भैया याद रखना 2 बेटे हुआ करते थे। 2 बेटे में बड़े बेटे थे राज्यवर्धन। क्या नाम है? राज्यवर्धन। ये एक राज्यवर्धन हो चुके हैं, ये राज्यवर्धन द्वितीय कहलाते हैं। बड़े बेटे थे। छोटे बेटे का नाम है हर्षवर्धन। क्या नाम है? हर्षवर्धन। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम तो यशोदा है, यशोदा, है ना, यशोदा या यशोधरा भी कई जगहों पे नाम मिलता है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, यशोदा या यशोधरा ये पत्नी है। किसकी पत्नी है भैया? प्रभाकर वर्धन की। ठीक है, ये कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? अब भैया हर्षवर्धन के अलावा, राज्यवर्धन के अलावा एक पुत्री हुआ करती, ये दोनों तो पुत्र हैं इनके। ठीक है, पुत्री भी हुआ करती थी इनकी, जिनका नाम है राज्यश्री। क्या नाम है? राज्यश्री। अब भैया हम बता रहे हैं कि बहुत शक्तिशाली राजा थे, मौखरियों के साथ मिलकर हूड़ों को इन्होंने हटाया था। तो प्रभाकर वर्धन के समय जो मौखरी राजा हुआ करते थे, क्या नाम है? मौखरी वंश के जो राजा हुआ करते थे, इनके बगल में कन्नौज में शासन कर रहे थे। सो मौखरी वंश के जो शासक थे वो अंतिम शक्तिशाली शासक हैं अवंती वर्मा। क्या? अवंती वर्मा। अवंती वर्मन भी कई जगहों में नाम लिखा रहता है, तो इतना लोड लेना नहीं। अवंती वर्मा और प्रभाकर वर्धन में अच्छी खासी मित्रता हो गई। तो प्रभाकर वर्धन ने अपनी लड़की राज्यश्री की शादी अवंती वर्मा का जो पुत्र है उसका नाम है ग्रह वर्मा। क्या नाम है भैया? ग्रह वर्मा। सो ग्रह वर्मा से राजश्री की करवा दी शादी। ये इन दोनों की हो गई शादी। अब शादी तो हो गई, लेकिन समस्या परेशानी आएगी, अभी समझते हैं। हुआ ऐसा कि 605 के आसपास भैया ये प्रभाकर वर्धन जो है ये हो गए एक्सपायर। टैम बोल गए भैया, ठीक है, एक्सपायर हो गए। तो अब एक्सपायर हो गए मतलब ये घर पे यार मतलब दुखद समय है यार, पिताजी एक्सपायर हो गए। अगला जो बड़ा लड़का है राज्यवर्धन, इसी समय क्या है वो राजा बनेगा। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि पिताजी की जब तबीयत खराब थी उसी समय अभी देखो हमने क्या बताया था आपको, ये बताया था ना, कहां बताया था, अरे कहां गायब हो गया, ये बताया था कि भैया ये वाला पुष्यभूति वर्धन, ये थानेश्वर, ये इनकी राजधानी है ना। बगल में मौखरी वंश चल रहा है, ये मौखरी वंश है ना। इसके बगल में उत्तरवर्ती गुप्त चल रहे हैं, तो इनकी लड़ाई आपस में चल रही है। इनके दोस्त कौन है भैया? ये गौड़ वाले हैं। जब ये दोनों दोस्त हो गए तो ये दोनों भी दोस्त होंगे, समझ रहे हो। सो हुआ कुछ ऐसा कि ये देवभूति यहां शासन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? देवभूति। उत्तरवर्ती गुप्त शासक कौन थे? देवभूति, ये बगल में है ना। और शशांक इधर गौड़ वंश के शासक हुआ करते थे। सो इनने क्या करा, इनकी लड़ाई थी ग्रह वर्मा से। सो इनने उसी समय देखो यार 600 के आसपास क्या हुआ भाई, 600
के आसपास अवंती वर्मा एक्सपायर हो गए। 600 में इनकी शादी हुई, कोई ऐसा वो ज्यादा वो था नहीं, 600 क्या उसी समय शादी होती है। किसकी शादी होती है? ग्रह वर्मा की। अवंती वर्मा 600 ईस्वी में एक्सपायर हो जाएंगे। 600 के आसपास ग्रह वर्मा से शादी होती है। 600 भी का 604 605 के आसपास ये शासक रहते हैं ग्रह वर्मा। इनकी लड़ाई हो जाती है देवभूति से, इन दोनों की लड़ाई होती है तो देवभूति जीत जाते हैं, ये एक्सपायर हो जाते हैं ग्रह वर्मा। कब्जा कर लेते हैं भैया ये इस जगह पे। कौन कौन करेंगे कब्जा? उत्तरवर्ती गुप्त। इनका सपोर्ट किसने करा? शशांक ने। इनकी जो पत्नी थी ग्रह वर्मा की, कौन? राजश्री, जो पुष्यभूति वंश की राजकुमारी हुआ कर रही थी, उनको किडनैप कर लिया किसने? देवभूति। अब भैया पिताजी एक्सपायर, जीजाजी भी एक्सपायर, दीदी किडनैप्ड, तो गुस्सा नहीं आएगी भैया? बिल्कुल आएगी। लड़का अगला राजा बनेगा कौन? कौन बनेगा अगला राजा? बताओ जल्दी। राज्यवर्धन बड़ा भाई है ना, वही बनेगा राजा। राज्यवर्धन ने कसम खा ली कि भैया जिसने बहन को किडनैप किया छोड़ूंगा नहीं भैया, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ऑब्वियस सी बात है, काहे को छोड़ेगा? तो राज्यवर्धन ने अटैक कर दिया कहां? उत्तरवर्ती जो राजा है कौन? देवभूति। देवभूति पे अटैक किया, देवभूति को फोड़ डाला। लेकिन हुआ क्या कि भैया उसका सपोर्ट कौन कर रहा था? शशांक कर रहा था। बहन को जैसे ही समय मिला वो कैद खाने से फरार, गायब। अच्छा, इस लड़ाई में हुआ क्या कि देवभूति तो मर गए, लेकिन शशांक ने पीछे से आगे किसको मार दिया? राज्यवर्धन को भी फोड़ डाला। अब विकट विपत्ति है भैया, पिताजी एक्सपायर, जीजाजी भी एक्सपायर, ये दिख रहे ग्रह वर्मा, ग्रह वर्मा भी एक्सपायर, बड़े भाई भी एक्सपायर। ये छोटा सा लड़का है यार, क्या ही करेगा? हर्षवर्धन जो है उस समय भैया मुश्किल से मैं बता दूं आपको 16 वर्ष का था। कितना था भैया? 16 वर्ष की आयु। अब यार क्या ही करेगा? पापा भी नहीं रहे, बड़े भैया भी नहीं रहे, जीजाजी भी नहीं रहे, अब कौन संभालेगा? राजा बना कौन? हर्षवर्धन। क्या करेगा? पापा का तो चलो एक्सपायर हुए थे, ठीक है, भाई का, जीजा का, सबका बदला लेगा रे कौन? हर्षवर्धन ही लेगा ना, और क्या ही करेगा? तो हर्षवर्धन अब क्या करेगा? मालवा का राजा जो देवगुप्त था या देवभूति था, अलग अलग नाम मिलते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। शशांक बंगाल का राजा हुआ कर रहा था, ग्रह वर्मा को पराजित करके मार दिया इनने, इनकी राजश्री को बंदी बना लिया, ये अपन ने बात करी ली। अब हुआ कुछ ऐसा कि भैया राज्यवर्धन प्रतिशोध लेने लड़ाई करने गए, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने मालवा के राजा को तो हरा दिया, और विजय जल्दी ही शोक में क्यों बदल गई? क्योंकि गौंड शासक जो था शशांक ने राज्यवर्धन को मारवा दिया, हत्या कर दी। अच्छा, यही वो शशांक है जिसने भैया बोधि वृक्ष कटवा दिया था गया में, जिसपे गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वृक्ष के नीचे, उसको बोधि वृक्ष कहते थे, उसको कटवा डाला था किसने? शशांक ने। शैव भक्त हुआ करता था, शिव जी को मानता था, ठीक है। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की आयु में कौन सिंहासन पर बैठ जाएगा? हर्षवर्धन बैठ जाएगा। सिंहासन ग्रहण करने के बाद पहला काम क्या था? क्या था? बहन राजश्री को क्या करना? सुरक्षित निकालना, क्योंकि उस समय सती प्रथा चल रही थी। हमने देखा था कि अंतिम गुप्त शासक जो था कौन? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के पहले भानुगुप्त, तो भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख है, उसमें सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। तो उस समय सती प्रथा तो चल रही थी भैया। अब आपके पति एक्सपायर हो गए तो सती ना हो जाए आपकी बहन, ये भी एक डर था, है कि नहीं? और वो भैया क्या ही कर सकते हैं। तो भाई हर्ष ने क्या किया? बहन को बचाना है, पहला ये उद्देश्य है। इसके लिए उन्होंने क्या करा? बगल में कामरूप मतलब असम वाला जो शासन चल रहा है, राज्य है असम का शासन, उस समय कामरूप कहलाता, वहां के शासक भास्कर बर्मन से करी दोस्ती। उनसे बोला कि महाराज आपको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा, किस लिए? ये अपन को शशांक को फोड़ना है, क्योंकि भाई बंगाल बगल में ही तो था, तो ये आपस की दुश्मनी थी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। समझ पा रहा हो ना? ये भैया राजनीतिक टर्म्स हैं। तो इसमें क्या हुआ कि भास्कर बर्मन ने सपोर्ट कर दिया किसका? हर्ष का। और हर्षवर्धन और भास्कर बर्मन ने मिलकर क्या करा? शशांक को फोड़ डाला। अब शशांक को फोड़ डाला, कोई समस्या नहीं है, चलो वो तो बाद में समझ लेंगे। बहन तो गायब हो गई थी चंगुल से, बहन तो किडनैपिंग में जैसे ही उसको समय मिला, राजकुमारी है भैया, हल्की पतली थोड़ी ना है, सो उसको जैसे ही समय मिला वो फरार हो गई। तो अब ये ढूंढते फिर रहे हैं, ढूंढता फिर रहा हूं तुझे रात दिन तू कहां। फिर वहां से आवाज आएगी मैं यहाँ, ऐसा हुआ नहीं? बस नहीं हुआ, ये ढूंढ रहे थे, बड़े समय हो गया, ढूंढते ढूंढते थक गए कि क्या ही करें। तो भैया इनकी मुलाकात हो गई एक बौद्ध भिक्षु से। किससे हो गई? बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु मतलब समझ रहे हैं ना? सन्यासी, जिनका नाम क्या है? दिवाकर। क्या नाम है भैया? दिवाकर नाम है। अच्छा, दिवाकर से अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है हर्ष की। तो भैया वो कहते हैं कि महाराज देखो क्या है कि हम अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं, क्या आपने हमारी बहन को देखा? सो उनने कहा कि देखो यार, हम एक दिन घूम रहे थे, घूमते घूमते हमें एक कन्या दिखी तो थी, हो सकता है तुम्हारी बहन हो, चलो हम बता रहे कहाँ है। मैंने कहा चलो चलो महाराज जल्दी चलो। सो इनकी मदद से क्या है, उनने बहन को ढूंढ लिया। अभी तक देखो याद रखना, हर्षवर्धन भी शैव धर्म को मान रहा था, शैव धर्म को मान रहा था, शिव जी को मान रहा था, शशांक भी मान रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बौद्ध भिक्षु ने मदद करी। किसकी मदद कर दी?
अरे हर्ष की मदद कर दी ना, तो भैया ये बौद्ध धर्म मानने लग जाते हैं फिर बाद में। यही तो धर्म परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया भैया। बौद्ध धर्म को कौन मान रहा है? हर्षवर्धन मानने लग जाएंगे। ठीक है, बहन मिल गई, बहुत अच्छी बात है, सारी चीजें हो गई, कोई समस्या परेशानी यानी। ठीक है, दिवाकर की सहायता से इनने क्या है, राजश्री को खोज लिया और सती होने से बचा लिया। अब भैया बड़े खुश हो गए। ठीक है, अब देखो यार, शशांक का हर्षवर्धन है ना, शासक तो हर्ष है, हर्षवर्धन के नाम से गद्दी पे बैठेंगे भैया। कब बैठेंगे? 16 वर्ष की आयु में। 16 वर्ष की आयु कब होगी इनकी? ये हो जाएंगे भैया 605 में। कई जगहों पे 606 भी लिखा हुआ है, तो बिल्कुल लोड लेने का है नहीं। ठीक है, 605 या 606 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठ जाएंगे, सारी समस्याओं को समाधान करते हुए। और अब छोटी वर्ष है यार, 16 वर्ष से तो जिएंगे, क्या ही करेंगे। 600 आगे बढ़ा देता हूं मैं, इधर लिख देता हूं, है ना। 605 या 606 ले लो, कोई समस्या है नहीं, है ना। 605 से 647 ईस्वी तक, कितना? 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अच्छा खासा शासन किया भैया, बिल्कुल हल्के पतले नहीं है ये। ठीक है, 40 साल शासन करना का हल्की बात होती है अपने आप में, बिल्कुल नहीं होती हल्की बात, लेकिन ठीक है, क्या ही करें। तो इन्होंने बहुत सारी जीतें भी दर्ज करी, बहुत सारी हारें भी दर्ज करी, क्या ही कर सकते हैं, देख लेते। इसके उपरांत थानेश्वर से उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज स्टैब्लिश कर ली। क्यों कर ली, कैसे कर ली, समझ लो पहले। देखो, अभी हमने पूरा ये भारत बना दिया था और हमने बता दिया था आपको कि गुप्तों के समय क्या कैसी व्यवस्था थी। ठीक है, इस भारत में हमें ये पता है कि ये पहले इनिशियली यहाँ कन्नौज पे शासन कर रहे, थानेश्वर पे शासन कर रहे थे, हरियाणा पे। कौन? पुष्यभूति वर्धन वंश वाले। बगल में मौखरी वंश था, जिसके गृह वर्मा एक्सपायर हो गए थे। तो पहले जो मालवा का शासक हुआ करता था, कौन? देवगुप्त या देवभूति या उत्तरवर्ती गुप्त काल वाले लोग। इन्होंने क्या करा, इसको मार दिया, तो ये शासन इनके अधीन हो गया। इसका सपोर्ट कौन कर रहा है? ये कर रहा है गौड़ वंश का शासक। ठीक है, ये इधर भास्कर बर्मन है भैया आपके, भास्कर बर्मन, मतलब ये कामरूप के शासक। ठीक है भैया। सो इनने क्या करा, इनके बड़े भाई ने किसको मार दिया? देवगुप्त को मार दिया, लेकिन गौड़ ने आके इनको मार दिया। तो ये जो साम्राज्य किसके अंदर हो जाएगा? शशांक के अंदर हो जाएगा। हर्षवर्धन ने मदद ली किसकी? भास्कर बर्मन की। वोट डाला किसको? गौड़ शासक शशांक को। ठीक है, सो भैया ये पूरा शासन किसका हो जाएगा? हर्ष का हो जाएगा। धीरे धीरे और एस्टैब्लिश कर लेंगे तो पूरे उत्तर भारत पे हर्ष का कब्जा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? आ रही चीजें समझ में कि नहीं आ रही? भैया नहीं आया तो पूछ लेना। सो ये पूरा का पूरा इधर साम्राज्य विस्तार। अभी पहली राजधानी कहां थी इनकी? ये राजधानी थी थानेश्वर, है ना, थानेश्वर थी। बगल में कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी भाई। तो आगे जाके इन्होंने कन्नौज पे अपनी राजधानी स्टैब्लिश कर ली। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? चलो भैया, तो यही चीज लिखी हुई है उसमें, नहीं तो परेशान मत होना। ठीक है, चलो इसके उपरांत आ गए और सारी चीजें होंगी। असम के शासक भास्कर बर्मन से समझौता कर लिया, सब कर लिया। बंगाल पर आक्रमण करा, शशांक हार गया, मारा गया। ये सारी चीजें अपन ने देख ली। अब यहाँ पे जो अच्छी चीज हुई है, अच्छी चीज क्या हुई है कि देखो, ये शैव मतावलंबी हुआ करते थे, शिव जी को मान रहे थे, लेकिन भास्कर बर्मन के अलावा दिवाकर मित्र जो बौद्ध भिक्षु थे, उनने इनकी सहायता करी बहन को ढूंढने में, तो ये बौद्ध धर्म को मानने लगे। ठीक है भाई, अब जब बौद्ध धर्म को मानने लगे तो बौद्ध धर्म को संरक्षण देंगे, और बौद्ध धर्म को संरक्षण देंगे तो बौद्ध धर्म का धर्म प्रचार करेंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, बिल्कुल अलग बात तो है नहीं। तो ऐसे ही कुछ हुआ। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो अभी आने वाला है। हुएनसांग का नाम सुना है आपने? नहीं सुना तो अभी सुन लो, बोल तो रहा हूं भैया। हुएनसांग एक बौद्ध भिक्षु हुआ करता था, याद रखना, बौद्ध भिक्षु था, है ना, बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। और ये चाइना का यात्री था, चीनी यात्री इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीनी यात्री। 629 में ये चाइना से निकलते हैं, 629 ईस्वी में चाइना से निकलते हैं, घूमते फिरते आते हैं। 630 साल भर लग जाती है इन्हें भारत आने में। और फिर ये महोदय यहाँ 15 वर्षों तक रहते हैं, यानी कि 645 तक रहेंगे। 630 में आ गए, 15 वर्षों तक रहेंगे, तो 645 में वापस चले जाते हैं। इनने अपनी पूरे 15 वर्षों का जो किरदार है, भारत में रहे हैं, कहां कहां गए हैं, क्या क्या वहां की व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, हर कुछ पूरा यात्रा का वृत्तांत लिखा हुआ, जिसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। उस बुक का नाम, यात्रा वृत्तांत का नाम है क्या नाम है? CU की। ये चाइनीज नाम है, याद रखना। ये CU की में इन्होंने पूरा वर्णन किया हुआ है इस समय का, 629 से 30। अब होता क्या है कि 632-34 के आसपास पुलकेशिन द्वितीय से लड़ाई हो जाती है हर्षवर्धन की, जिसमें हर्षवर्धन हार जाते हैं। नर्मदा के तट पर ये युद्ध होता है। तो भैया पुलकेशिन द्वितीय कौन था? राजा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, नीचे, है ना। तो कौन था? पल्लव, चालुक्य पल्लव। ये मुझे कमेंट करके बता दो भैया कौन था। ठीक है, सो उससे हार जाते हैं ये, उसका वर्णन किया। अब इन्हें देखा किसने? हुएनसांग ने देखा कि भाई साहब
ये इतना शक्तिशाली व्यक्ति इससे हार गया, यानी और शक्तिशाली व्यक्ति है, तो ये चले जाते हैं कहाँ, पुलकेशिन द्वितीय के यहाँ रहने लग जाते हैं, वहां शासन करते हैं। लेकिन ये बौद्ध धर्म को पुलकेशिन द्वितीय थोड़ी मान रहा था, वो तो सारे धर्मों को मान रहा था, तो ये बौद्ध धर्म को मान रहे थे। अच्छा, इनने क्या किया, हर 6-6 साल में फिर बौद्ध संगीतियां करवाई, बौद्ध सम्मेलन करवाए अपने साम्राज्य में, प्रयागराज और मथुरा और कन्नौज और हर जगह बाकायदा बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। तो एक बौद्ध उसमें हर 5 वर्ष में ये करवाते थे, प्रयाग में क्या करवाते थे, सम्मेलन करवाते थे। इसमें हुइनसांग ने भी पार्टिसिपेट किया है 643 में। उसके बाद ये चले जाते 645 में, वापस चले जाते। समझ में आ गई सारी चीजें, आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक किसी भी प्रकार से है? चलो आगे बढ़ो, जल्दी से खत्म करना है अपने को। देखो भैया, हर्ष की रचना है। हर्ष भैया विद्वान तो था ही खुद, मतलब बहुत अच्छा शासक था, लेकिन अब विद्वानों के साथ रहोगे तो विद्वान बन जाओगे, कोई बात ही नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं, जैसी संगत वैसे ही असर होता है उसका। सो इनके दरबार में बहुत अच्छे अच्छे शासक रहते थे, शासक के साथ साथ विद्वान भी रहते थे। बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा हुआ है, इनने खुद अपनी रचनाएं कुछ कर ली। हालांकि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि बेवकूफ व्यक्ति था, इसने अपने को क्या पैसा दिया विद्वानों को और अपने नाम से रचनाएं लिखवा ली। अब क्या कर सकते हैं, ये इतिहास में ऐसा चलता रहता है। तो प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये 3 हर्ष की रचनाएं हैं मानी जाती हैं, जिसमें उनने खुद बहुत सारा वर्णन किया हुआ है। अब देखो यार, राजा को टाइम मिलेगा तो लिख लेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं लिखेगा, क्या कर सकते हैं। विद्वान को पैसा देके भी लिखवा लेंगे तो राजा है वो कुछ भी कर सकता है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। इन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मान्यता दी। हमने बौद्ध धर्म पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, है ना। हमने देखा था कि दो शाखाएं हो गई थी, हीनयान और दूसरी शाखा जो महायान थी, वो महायान कब हुई थी, कनिष्क के समय में हुई थी। कनिष्क कुषाण वंश का शासक हुआ करता था, है ना। तो कनिष्क ने महायान शाखा चलवाई थी, और इसी महायान शाखा को बाद में कौन, हर्ष भी मानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। चलो भैया, हर्ष को शिलादित्य की उपाधि दी गई थी, उसने खुद को शिलादित्य की उपाधि से नवाजा था, तो शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हुइनसांग का विवरण हमने बात करी ली कि सीयू की नाम से उसने, चाइनीज ग्रंथ है ये, है ना, चाइना का आदमी चाइनीज में ही लिखेगा, तो सीयू की नाम से पूरा यात्रा का वर्णन किया हुआ। 15 सालों के बारे में पूरी चीजें लिखी है, कहाँ कहाँ गया, कैसे कैसे साम्राज्य होता, हर कुछ। क्या ही कर सकते, 647 में मर गया भैया, क्या ही करें, कुछ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद कुछ नहीं बचा, उत्तर भारत बिल्कुल अपंग हो गया। अपंग कैसा हो गया, क्योंकि कोई भी ढंग का शासक था नहीं, छुटपुट राज्य रजवाड़े आ गए, और वही समय था जब क्या हुआ कि बाहरी आक्रमण होना भी चालू हो गया। अच्छा, उस समय फिर नया काम क्या हुआ कि त्रिपक्षीय संघर्ष होना चालू हुआ, जिसपे अपन डिस्कस कर चुके हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, बहुत अच्छे से बात कर ली थी। 3 पक्ष आपस में, कन्नौज जो राजधानी किसकी थी, हर्ष की थी, उस कन्नौज को लेकर लड़ रहे थे। कौन कौन लड़ रहे थे, तो एक तो राष्ट्रकूट हुआ करते थे, है ना, पाल वाले आ जाएंगे और प्रतिहार आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, प्रतिहार। 300 सालों तक ये त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहा कन्नौज को लेके, और इनने आपस में ही लड़ झगड़ के खुद को ही खत्म कर मारा। अच्छा ये थी कि तीनों मिलके बाहरी आक्रमणकारियों को फोड़ते थे, बाकी आपस में लड़ते रहते थे, तो इतनी कोई समस्या परेशानी है कि नहीं है। चलो खत्म हो गया भैया ये हर्ष। हर्ष के साथ साथ कौन सा खत्म हो गया, हर्षवर्धन खत्म हो गया, वर्धन डायनेस्टी खत्म हो गया, प्राचीन भारतीय इतिहास खत्म हो गया। कुछ छोटे टॉपिक बचे होंगे जिस पर मैं वीडियो बना दूंगा, है ना। सो भैया जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।